नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो साथ ही आज श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि श्रद्धा की मौत से हमारा पूरा परिवार दुखी है। बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो 14 दिनों के लिए आफताब की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी की गई थी कोर्ट में। तो श्रद्धा के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस दौरान और कहा है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो 14 दिनों के लिए आफताब की हिरासत को बढ़ा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उसकी 14 दिनों की जो है हिरासत को बढ़ा दिया है। श्रद्धा इसी दौरान जो है श्रद्धा के पिता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उसने कहा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो इसी बीच उन्होंने अपनी मनोस्थिति के बारे में भी बताया कि बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो वहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो आज श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धा की मौत से हमारा पूरा परिवार दुखी है। बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें न्याय जरूर दिलाया जाएगा। तो वहीं पर श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस भी लगातार जांच में जुटी हुई है। नार्को टेस्ट भी आफताब का कराया गया था, तो कई साक्ष्य जुटाने में पुलिस लगी हुई है। तो इसी दौरान उसे कोर्ट में भी पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे कोर्ट में पेश किया गया था। तो इस दौरान 14 दिनों के लिए उसकी हिरासत को, न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। साथ ही श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की और उसके बाद मीडिया से भी वो रूबरू हुए और कहा कि श्रद्धा की हमारा पूरा परिवार दुखी है। बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। वहीं उन्होंने दिल्ली पुलिस का भी जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो वही श्रद्धा मर्डर केस ने जहां पूरे देश को दहला कर रख दिया था, तो वहीं पर पुलिस भी अभी तक इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। तो आफताब का नार्को टेस्ट भी कराया गया था इस दौरान। तो साक्ष्यों पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। वही जो उस दौरान जो हथियार बरामद किया गया था उसकी भी फॉरेंसिक जांच चल रही है। तो आफताब के खिलाफ पूरे तरीके से पुलिस भी सजग है और साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी बीच में जो है आज आफताब को कोर्ट के सामने पेश किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश किया गया। तो इस दौरान कोर्ट ने उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। तो साथ ही आज श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की और उसके बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि श्रद्धा की मौत से हमारा पूरा परिवार दुखी है। बेटी की हत्या के कारण मेरी मनोस्थिति भी काफी ज्यादा खराब हो गई है। इसी बीच में उन्होंने दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया और कहा कि जांच पर भरोसा है और दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा भी दिलाया है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो श्रद्धा मर्डर केस ने जहां पर पूरे देश को दहला कर रख दिया था, तो वहीं पुलिस भी लगातार गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। आरोपी आफताब के खिलाफ जो है साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी बीच आज उसे न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भी भेज दिया गया है। जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि इससे पहले भी आफताब पर कई हमले हो चुके हैं। इसी को देखते हुए उसकी सुरक्षा भी बढ़ाने की बात की गई है। तो इसी बीच अब जो उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जा रहा है। तो अभी कोर्ट ने
14 दिन की न्यायिक हिरासत उसकी बढ़ा दी है। तो यानी पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि नार्को टेस्ट भी किया गया था, जिस दौरान कई साक्ष्यों को जुटाने की कोशिश की गई थी और हर पहलुओं पर जांच की जा रही थी कि किस तरह से उसने इस मर्डर को अंजाम दिया, क्या कुछ पहलू थे, क्या कुछ उसके दिमाग में था। तो इसीलिए नार्को टेस्ट भी कराया गया था। तो कई सवाल उससे उस दौरान पूछे गए थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने संसद में श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने वाले श्रद्धालुओं को आने वाली समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। तो राघव चड्ढा ने श्रद्धालुओं से ली जाने वाली $20 फीस बंद होने की मांग भी की है इस दौरान। तो साथ ही बिना पासपोर्ट के दर्शन करने की भी कही है बात उन्होंने। तो संसद में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कई मांगों को उठाया है। 80 के पार डॉलर हो गया है। अगर एक शख्स को $20 की फीस देकर दर्शन करने जाना पड़े तो 1600 रुपए से अधिक उसकी जेब से लगता है। अब मान लीजिए सर कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो हर साल जाना चाहते हैं, तो साल का एक परिवार का 8000 रुपए का खर्चा होगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये $20 की जो फीस है इसे वेव किया जाए और संगत के हर सदस्य को वहां जाने की अनुमति दी जाए। और आखिरी समस्या है सर, जो रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है, कम्बरसम है, उसे सरल किया जाए ताकि संगत और गुरु घर के बीच में जितनी दूरियां हैं वो मिटाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। तो फिरोजाबाद के तहसील तिराया शिकोहाबाद पर सपा के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी, साथ ही समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए इस दौरान। तो कल यूपी उपचुनाव था, उपचुनाव के नतीजे आए। तो वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव ने एक इतिहास रचा है। तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला है। तो फिरोजाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर फिरोजाबाद के तहसील तिराया शिकोहाबाद में सपा के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी, स्थानीय लोगों को मिठाइयां बांटी, अपनी खुशी जाहिर की है मिठाइयां बांटकर। तो साथ ही सपा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए इस दौरान। खबर कन्नौज से है, जहां पर यूपी के कन्नौज में पिछले 4 दिनों से 2 बहनें लापता बताई जा रही हैं। बेटियों की तलाश में पिता दर दर भटक रहा है। तो 3 दिन से पिता कोतवाली के चक्कर भी काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो पिता ने गांव की ही एक युवती पर बेटियों को गायब करने का आरोप लगाया है। तो पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ही एक गांव का बताया जा रहा है। बच्चियां सोमवार से किडनैप हुई है और उनकी FIR आज 3 दिन दौड़ रहे बराबर कोतवाली हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है। चौराहे पे कोई कोचिंग सेंटर है, वो भी हमको नहीं पता कहाँ पे है, वहीं से गायब है 2 बच्चियाँ। और हमारे गांव की जो लड़की है उसके साथ में जाती, वो कोचिंग सेंटर की मैनेजर है। वो कुछ मतलब पक्का पता नहीं बता रही कहाँ से कहाँ है सेंटर, कहाँ से गायब हुई, क्या हुआ, कुछ नहीं बता रही। किडनैपिंग पुलिस कुछ नहीं बता रही। तो यूपी के कन्नौज से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज में पिछले 4 दिनों से 2 बहनें लापता बताई जा रही हैं। तो वहीं बेटियों की तलाश में एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो 3 दिनों से पिता कोतवाली के भी चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो पिता का आरोप है कि कई बार चक्कर काट चुका हूं, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो वहीं बेटियों को गायब हुए 3 से 4 दिन बताया जा रहा है, जहां पर 2 बहनें गायब हो गई हैं। तो बेटियों की तलाश में पिता भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या है पूरी खबर? पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पे 4 दिन पूर्व 2
बच्चियां जो हैं जैसा कि पीड़ित के पिता का आरोप है, पिता का कहना है कि पास के रहने वाली लड़की के साथ घर पे आई, घर से हमारी 2 बच्चियों को ले गई, उसके बाद दोनों बच्चियों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में पुलिस भी लापरवाह नजर आ रही है। पिछले आज 4 दिन हो गए हैं उसकी पीड़ित की 2 बेटियों के लापता हुए, लेकिन वो लगातार 3 दिन से थाने पहुंच रहा है, अपनी बात को कह रहा है, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अभी तक जैसा कि उसके पीड़ित ने बताया कि गुमशुदगी भी अभी तक दर्ज नहीं की गई है। 2 बेटियां पिछले 4 दिन से लापता हैं। पिता को कहीं ना कहीं बेटियों के साथ अनहोनी होने की भी आशंका है कि 4 दिन से उसकी बेटियां कहाँ हैं, किस हाल में है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। जिस तरीके से जो पीड़ित पिता है वो आरोप भी लगा रहा है गांव के पास गांव की रहने वाली लड़की के ऊपर कि उसके साथ में बच्चियां गई थी। कहीं ना कहीं पुलिस अगर पूरे मामले को संज्ञान में ले, मामला दर्ज करके उस जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उससे अगर पूछताछ करे तो कहीं ना कहीं बेटियों का कुछ पता चल सकता है। जी तो शुभम, कितनी उम्र बताई जा रही है दोनों बहनें जो लापता हुई हैं, और आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा गया था, और जिन पर आरोप लग रहा है उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है? पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है? ये आपको बता दें, आखिरी बार देखने की बात जैसा कि पीड़ित ने बताया कि उसके घर से जो पास की रहने वाली जिससे आरोप लग रहा है वो घर से लेवा के ले गई है। तो यही कह सकते हैं कि आखिरी बार घर में देखा गया। तो अगर बच्ची की उम्र की बात की जाए तो एक बच्ची तो बालिग है जो बीए में पढ़ती है, वहीं दूसरी बच्ची जो है वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। तो कहीं ना कहीं अभी वो माइनर होगी, वो अभी दूसरी बच्ची नाबालिग। तो ये कह सकते हैं एक बालिग एक नाबालिग, क्योंकि पिता ने तहरीर में बच्ची की उम्र नहीं खोली है। जी तो इस पर पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है? पुलिस वालों की तरफ से क्या कुछ बयान आ रहा है? क्या आपने उनसे सवाल किया कि वो क्यों नहीं पूछताछ कर रहे हैं इस पर? बात अगर पुलिस की जाए, पुलिस अपना इतनी कन्नौज जिले की पुलिस अगर इतनी सशक्त, इतनी एक्टिव अगर दिखाई पड़ती तो एक पीड़ित पिता को 3 दिन कोतवाली के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कहीं ना कहीं अब तो गुमशुदगी में ही मामला दर्ज कर लिया जाता। तो अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस पूरे मामले से बचती नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में अवैध निर्माण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और विवाद भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब जलवायु विहार सोसाइटी में अवैध निर्माण के विरोध करने पर एक महिला डॉक्टर को पड़ोसियों ने जमकर पीट दिया। तो पुलिस ने इस मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया और मामले को शांत करने में भी कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी की तस्वीरें हैं जहां पर अवैध निर्माण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और विवाद भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब जलवायु विहार सोसाइटी से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर अवैध निर्माण के विरोध करने पर एक महिला डॉक्टर को पड़ोसियों ने ही जमकर पीट दिया। तो अब ये सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है ये वीडियो। तो पुलिस ने इस मामले में हल्की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां पर लखीमपुर खीरी के थाना ईसा नगर इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला के भेष में गांव में घुसे चोर को गांव वालों ने पकड़कर उनकी पिटाई कर दी, जिससे चोर की मौके पर ही मौत हो गई है। तो सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस भी अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो लखीमपुर खीरी से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर चोर जो है रात में गांव में घुस गए। उसके बाद जब गांव वालों के हाथ वो चोर लगे तो चोरों की इतनी पिटाई कर दी गई कि उनकी मौत हो गई है। तो वहीं अब मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। आज रात्रि को थाना ईशानगर क्षेत्र के गांव चैलार में एक व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से रामपुर के घर में घुसा, जो कि साड़ी पहने हुए था। जैसे ही घर में घुसा तो घर वाले जग गए। जगार होने पर वो वहाँ से घर से निकल के भागा तो ईंटों पर जाकर के बाहर घर से गिर गया। तो गांव वाले और घर वाले सब इकट्ठा होकर के उसके साथ हल्का बल प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की गई। तो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पहचान
बलराम के रूप में मिर्जापुर गांव थाना ईसापुर के हुई है, जो कि उसको यहाँ से वास्ते कार्रवाई भेजा गया है। आज रात्रि को तो वहीं फतेहपुर जिले में जबरन धर्मांतरण का एक और मामला, जहां दस लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में अब जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। दिनांक 8/12/2022 को थाना असोसर के सातों तीर्थ गांव में एक हिंदू लड़की को बहका फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अहमद अंसारी द्वारा निकाह कराने का प्रयास किया जा रहा था। मां की शिकायत पर उसे धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी के ग्रेटर नोएडा से शुरू हो गई है। तो बिसरक गांव से यात्रा को रवाना कर दिया गया है। तो दादरी होते हुए इस यात्रा को रामपुर जाकर समापन किया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पश्चिमी यूपी से भी शुरू हो गई है। तो ग्रेटर नोएडा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो बिसरक गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बिसरक गांव से यात्रा को रवाना किया गया। दादरी होते हुए इस यात्रा को रामपुर जाकर समापन किया जाएगा। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। खबर देवघर से है, जहां पर देवघर के नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक रोड पे प्रदीप कुमार झा के क्लिनिक में नवजात शिशु की मौत के बाद देर रात परिजनों ने हंगामा काटा है। तो परिजनों का कहना है कि इन्होंने बच्चे को क्लिनिक में एडमिट कराया था और ये लोग बच्चे को दूसरे जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन जब बच्चा मिला तो वो मर चुका था। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि शिशु वेंटिलेटर पर था और बच्चे की स्थिति काफी ज्यादा उस समय भी नाजुक थी। तो देवघर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देवघर के नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक रोड के प्रदीप कुमार झा के क्लिनिक में नवजात शिशु की मौत के बाद देर रात परिजनों ने हंगामा काटा है। परिजनों का ये आरोप है कि इन्होंने बच्चे को क्लिनिक में एडमिट कराया था और ये लोग बच्चे को दूसरी जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन जब बच्चा मिला तो तब तक वो मर चुका था। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि शिशु वेंटिलेटर पर था और बच्चे की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। पर मैं बच्चा मांग रहा था कि हमको गोद में दो, हमें अपना बच्चा को मैं ऑक्सीजन में लगा के हमको आएंगे, लेकिन उसने बोला क्या नहीं हम नीचे में देंगे। जब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ सीढ़ी पे तो उसने क्या करा है क्या नहीं ऊपर नहीं देंगे, नीचे लाएंगे। क्यों उसने बोला हमको। कब भर्ती कराए थे? कल में भर्ती हुआ था। कहाँ से हैं आप लोग? प्रखंड से हैं। और हम लोग इसको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखे हुए थे, उसमें इसका सांस बीच बीच में रुक रहा था। तो हम लोगों ने इसको बतलाया कि आप अगर 2-3 दिन रखिएगा तो हो सकता है बच्चा ठीक हो जाए। आज शाम को 6 बजे ये बोले कि हम वेंटिलेटर से निकालेंगे। हम लोगों ने इनको बतलाया कि आप वेंटिलेटर से अगर निकालिएगा वैसे में किसी भी समय बच्चे की आपकी मौत हो सकती है। हम लोगों ने इसको 4 घंटे तक फ्री में इलाज किया। फ्री में इलाज करने के बाद जब इन्होंने बोला नहीं हम बच्चे को ले जाएंगे, तो हम लोगों ने इनसे लिखवाया हुआ है कि यहाँ से जाने के बाद किसी भी समय बच्चे की मौत हो सकती है। उस पर 3 गार्जियन, जो इनके तीनों गार्जियन थे, तीनों गार्जियन ने दस्तखत किया हुआ है। दस्तखत करने के बाद ये बोले, मैं इनको बोला कि आप कहीं से ले जाने का क्या इंतजाम है, बोले आप हमको बच्चा दे दीजिए। तो हम लोगों ने इनको बोला कि ठीक है आप एम्बुलेंस इंतजाम कर लीजिए, हम लोग ऊपर से नीचे बच्चा ला करके आपको देते हैं। कंपाउंडर ऊपर से ला करके नीचे इनको बच्चा दिया हुआ है। बच्चा जो कि वेंटिलेटर पे था, तो यहाँ आने के बाद भी बच्चा इनका मर गया है। डॉक्टर प्रदीप झा के यहाँ कल बच्चा एडमिट हुआ था क्रिटिकल पोजीशन में, तो उसके परिजन का कहना था कि हम वेंटिलेटर का खर्च वगैरह जो क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है हम नहीं वहन कर पाएंगे, हमको बच्चा दीजिए, हम सदर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर का हमको जो लग रहा है प्राइमा फेसी वो तो ह्यूमिडिटी ग्राउंड पर पहले देख लेंगे ना कि निकालने के कंडीशन में है या नहीं। लेकिन जब वो रिजिड हो गया, वो 10-15 मिनट का केवल डिले के कारण इन लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि काहे लेट कर रहे हैं।
एक बात तो सच है कि वेंटिलेटर। तो सीधे ले चलते हैं आपको देहरादून में, जहां पर दून विश्वविद्यालय में सीएम धामी पहुंचे हैं। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी भी मौजूद है। 2009 से हम अपना एकेडमिक सेशन हमने स्टार्ट किया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हमने अपना एकेडमिक सेशन स्टार्ट किया तो केवल 2 स्कूल के साथ और 77 विद्यार्थियों के साथ इस महान विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, जो आज 8 स्कूल और एक हिमालयी शोध और अध्ययन केंद्र के रूप में जो महान समाज सुधारक डॉक्टर नित्यानंद जी के नाम से है, हमने उसके साथ अपनी ये यात्रा एक ऐसी सफल यात्रा है जो कि पूरे उत्तराखंड में अद्भुत तरीके से एक अलग अपना मुकाम इसने बनाया है। जो भारत की उभरती नारी शक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कमिटमेंट है कि अब विमेन डेवलपमेंट की बात से आगे निकलकर विमेन लेड डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत से लेकर भारत की संवैधानिक सर्वोच्च संस्था एक राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में आज हमको समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान दिखाई दे रहा है। हमारा जो ये विश्वविद्यालय है, ये अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अलग है। हमने यहाँ पर साइंस के बहुत सारे ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स करवाए कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप यहाँ पे जो सरकार ने हमको सुविधाएं दी है, जो सरकार का हमारे साथ सहयोग है, वो हम तमाम उन विश्वविद्यालयों और उन विद्यालयों तक पहुंचाते हैं जो उन सुविधाओं से अभी वंचित हैं। अभी हमने भारत सरकार के सहयोग से यहाँ पर स्तुति कार्यक्रम चलाया। इससे पहले पूरे भारत की महिला वैज्ञानिकों ने 2 जून को 2 दिवसीय वर्कशॉप पर यहाँ पर मंथन किया, जो भारत सरकार की स्टेम योजना महिला वैज्ञानिकों के लिए थी। इसके अतिरिक्त 25 और 26 नवंबर को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय महिला गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें भारत की महिला की जो साक्षात छवि माननीय राष्ट्रपति जी के रूप में हमारे सामने है, उसका विषय था भारतीय महिला सत्य आधारित दृष्टिकोण। कि भारत की महिला का जो परिवार के साथ, अपने रिश्ते के साथ और परिवार की संस्था को मजबूत करते हुए समाज में योगदान है, उसको पूरे विश्व में उसके सामने आना चाहिए। हमारा विदेशी भाषा का जो स्कूल है, जो संस्थान है, उसमें 5 विदेशी भाषाएं, अंग्रेजी भाषा के सहित 6 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। आपका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अद्भुत है, 100% प्लेसमेंट हमारे बच्चों को मिलता है। इसके अलावा स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस बहुत अच्छा काम कर रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस और स्कूल ऑफ डिजाइन, जितना डिजाइन आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे सोविनर का नाम है स्वयं सिद्धा। उन महिलाओं को समर्पित जिन्होंने अपने को सिद्ध किया है और इस समाज में एक निर्णायक भूमिका अपनाई है, उनको समर्पित है ये सारा कॉन्वोकेशन। और इसकी जो वाइब्रेंसी है, ये उन तमाम संघर्षशील महिलाओं को समर्पित है जो उत्तराखंड की आर्थिकी में अपना योगदान दे रही हैं और आत्मनिर्भर भारत में अपनी भूमिका को तय कर रही हैं। इस नवोदित विश्वविद्यालय को आज कॉन्वोकेशन के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने कुलाधिपति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, जो युवा मुख्यमंत्री हैं, जो हमेशा कुछ करने के लिए प्रेरित कर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।